सरताज एकेडमी। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों का एक नया इतिहास पैदा कर। अपनी ज़मीन अपनी आकाश पैदा कर, अपने कर्मों का एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से मंजिल नहीं मिलती ऐ मेरे दोस्त, तू अपने हर एक कदमों पर विश्वास पैदा कर। तुम अपने हर एक कदमों पर विश्वास पैदा कर। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में। लोग जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानते हैं, तो पहला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इसका मुख्य कारण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथ का अभाव या फिर उसकी उपलब्धता की कमी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोत में कमी नहीं है। इतिहास लिखने में मुस्लिम सुल्तानों और उलेमा रुचि रखते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी जो भारतीय विजयों का विस्तार विवरण दिया। साहित्यिक स्रोत का अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत यानी शिक्षित सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियान के बाद स्थापित विजय स्मारक और विजय स्तंभ ऐतिहासिक स्रोत से भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगला है कि सल्तनत काल में फारसी अरबी पुस्तकों की रचना की गई। हालांकि इन लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे केवल तत्कालिक शासकों के कार्यकलापों तक ही सीमित थे, परंतु रचनाओं से समकालीन सल्तनतकालीन इतिहास और कालक्रम में पर्याप्त जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं सल्तनतकालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है। साहित्यिक साक्ष्य है, तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या है, तो फारसी और अरबी साहित्य। तो फारसी और अरबी साहित्य में देखिए कि तुर्क अफगान शासक मूलतः जो सैनिक थे, ये क्या थे, मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहित दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखक, विद्वान तथा कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। अब इसका वर्णन क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला है तारीख उल हिंद, यानी तारीख उल जो हिंद है, इसको लिखा गया किसके द्वारा, तो इसको इस पुस्तक की रचना अलबरूनी द्वारा की गई है। तारीख उल हिंद को लिखा गया अलबरूनी के द्वारा। अब वह महमूद गजनवी, किसके समय में, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। वह अरबी और फारसी भाषा क्या ज्ञाता थे। इसको भी याद रखिए, किताबुल हिंद लिखा गया अलबरूनी के द्वारा, और ये किसके समय में भारत आया था, महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। अलबरूनी अपनी इस पुस्तक में उन्होंने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा यानी सजीवीय वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालिक सामाजिक दशा और पर्यावरण ज्ञान होता है। यह पुस्तक किताबुल हिंद के नाम से भी आपका प्रसिद्ध है, किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है किताबुल हिंद के नाम से, तो इसे जाना जाता है तारीखुल हिंद को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला पुस्तक है चचनामा। चचनामा ये अरबी भाषा में लिखी गई है। महमूद अली बिन अबू बकर कूफी ने नासिक नसरुद्दीन कुवाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद करवाया था। तो चचनामा ये किस भाषा में लिखा गया है, तो अरबी भाषा में लिखा गया है। और मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुवाचा के समय में इसकी फारसी अनुवाद करवाया था। तो किसके समय में करवाया गया है, कुवाचा के समय में किया गया है। अगला पुस्तक है चचनामा अरब की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिए कि आपका चचनामा में किसका जानकारी मिलता है, तो चचनामा में जानकारी जो मिलता है सिंध विजय के बारे में जानकारी दिया गया है। अगला पुस्तक है ताज उल मसीर। ताजुल मसूर इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है, इसकी रचना किया गया है हसन निजामी के द्वारा किया है। किसके द्वारा, हसन निजामी के द्वारा की गई है। इस पुस्तक में मुख्यतः 1192 से 1229 ईस्वी तक के भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक का उल्लेख किया गया है। और दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। किसमें, ताजुल मसीर में मिलता है। और ताजुल मसीर का लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक हसन निजामी है, इसको भी याद रखना है। और आगे है यह अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है, तो इसको भी याद रखिए कि ताजुल मसीर ये लिखा गया है
अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। अगला पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही में देखते हैं, तारीख फिरोज शाही जो है इसका लेखक कौन हो जाएगा, इसका लेखक जियाउद्दीन बरनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका लेखक, जियाउद्दीन बरनी की जो है कृति है वह तुगलक शासकों का समकालीन था। तारीख फिरोज शाही में बलबन के सिंहासनरोहण से लेकर फिरोज शाह तुगलक के जो है शासनकाल के 6 वर्षों तक का विवरण इसमें मिलता है। इस रचना में उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन और न्याय सुधारों का वर्णन भी इसमें किया गया। किसमें, तारीख फिरोज शाही में किया गया है। चूँकि बरनी राजस्व अधिकारी के पद पर जो है कार्य करते थे, बरनी जो है किस पे कार्य करते थे, राजस्व अधिकारी ये थे, पद पर कार्य करते थे। अतः उसने जो है अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट एवं विस्तार पूर्वक किया है। इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्सकों आदि के विषय में भी लिखा है। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के सामाजिक और आपका आर्थिक दशाओं का पुस्तक का विवरण इसे मिलता है। इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है, हालांकि जो समकालीन जो इतिहास वर्णन की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व है। अगला पुस्तक है फुतुहात फिरोज शाही। फुतुहात फिरोज शाही में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के जो है क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने इसे लिखा है। तो इसे किसने लिखा है, स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। किसको, फुतुहात फिरोज शाही को लिखा है। अगला पुस्तक है जैनुल अखबार। जो जैनुल अखबार जो है ये जो हो जाएगा आपका पुस्तक के लेखक अबू सईद थे। इसके लेखक कौन है, अबू सईद थे। इसमें ईरान के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। किस पुस्तक में, जैनुल जो है अखबार में मिलती है। इसको अबू सईद के द्वारा लिखा गया है। इसमें ईरान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पुस्तक है तबकात नासरी। तो तबकात नासरी के बारे में देखिए, जो तबकात नासरी है इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका जो लेखक है इसका लेखक हो जाएगा मिनहाज उस सिराज, इसका लेखक है। और उन्होंने अपनी रचना आदम से प्रारंभ कर नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14 वर्षों तक लिखी है। इनकी रचना नासिरुद्दीन महमूद को ही जो है समर्पित है। हालांकि इस पुस्तक में निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की और फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता था। तो तबकात नासरी में याद रखना है इस पुस्तक को लिखा कौन है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो जानकारी मिलती है नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल के 14 वर्षों तक जो लिखी गई है उसकी जानकारी मिलती है। और इसको जो है फरिश्ता के अनुसार जो उच्च कोटि की रचना भी बताया गया है। किसको, तबकात नासरी को। अगला पुस्तक है तारीख मसूदी। तारीख मसूदी में देखिए क्या क्या है। जो तारीख जो मसूदी है अरबी भाषा में इस किताब के लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बैहाकी था। तो तारीख मसूदी के लेखक कौन हो जाएगा, अबुल फजल बिन इब्न जो है अबुल फजल। याद रखिए इस किताब में दरबारी जो है षड्यंत्र तथा राजनीतिक चालों की जो है बड़ा ही जो प्रभावकारी जो वर्णन इसमें किया गया है। तारीख मसूदी सल्तनतकालीन इतिहास के शासक महमूद गजनवी एवं महमूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम जो है ऐतिहासिक स्रोत है ये। अगला है किताबुल रहला। किताबुल रहला के बारे में देखते हैं। किताबुल रहला जो है कि लेखक हो जाएगा अफ्रीकी यात्री जो है आपका इब्न बतूता। अफ्रीकी यात्री कौन हो जाएगा, इब्न बतूता। सन 1333 ईस्वी में वे भारत आया और यहाँ 1342 ईस्वी तक रहा। उसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT के दरबार में न्यायिक पद पर कार्य किया। किस पद पर किया उन्होंने, न्यायिक पद पर, यानी दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था। अरबी भाषा में लिखी इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगला है तबकात नासरी। अगला है तारीख सलातीन अफगान या तारीख शाही। कौन सा पुस्तक है अगला, तारीख शाही के बारे में देखते हैं। यह पुस्तक जो है अहमद जो है यादगार द्वारा लिखी गई है। इसमें अफगानों एवं लोदी के शासनकाल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के बारे में याद रखना है कि तारीख शाही जो है अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई है और इसमें अफगानों और लोदी वंश के शासनकाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला पुस्तक है किताबुल यामनी। किताबुल यामनी में देखते हैं इसकी रचना किसने किया, किताबुल यामनी की। किताबुल यामनी की रचना उत्बी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में
सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, किताबुल जो यामनी है इसकी पुस्तक को लिखा गया उतबी के द्वारा और इसमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के 1020 ईस्वी तक के जो है इतिहास का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है खजाइन उल फुतू। खजाइन उल फुतू इस पुस्तक जो है, इस पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो भी दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, किस पुस्तक में? खजाइन उल फुतूह के पुस्तक में, जिसका लेखक हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अगला है फतवात जहांदारी। फतवात जहांदारी इसकी रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। इसको भी याद रखिए, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किसकी रचना की गई है? तो फतवात जहांदारी की गई है, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन भी इसमें किया गया है। अगला है, उसके बाद है कि हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं का साहित्य। अब हिंदी है, संस्कृत है और स्थानीय भाषाओं का क्या क्या साहित्य था उसके बारे में देख लेते हैं। सल्तनत काल के इतिहास की बहुत सी जानकारी आपका हिंदी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा तथा स्थानीय भाषाओं के साहित्य में भी मिलती है। इस काल में रामानुज ने ब्रह्मसूत्र पर टीका, ठीक है, तो रामानुज ने जो है ब्रह्मसूत्रों पर टीका लिखी और जयदेव ने गीत गोविंद तथा प्रसन्न राघव नाटक की रचना की। तो याद रखिएगा कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की है तथा प्रसन्न जो है राघव नाटक की रचना भी आपका जयदेव के द्वारा ही किया गया है। जय सिंह सूरी ने हमीर मद मर्दन रवि वर्मा ने जो है परधुन नाभियुद्ध विद्यानंद ने प्रताप रुद्र कल्याण नामक जो है पुस्तक की रचना की है। अगला है, आगे है कि नाटक की रचना की हिंदू कानून पर आधारित जो है ग्रंथ बोलेगा तो मिताक्षरा। इसको भी याद रखिए, हिंदू जो कानून पर आधारित ग्रंथ जो है मिताक्षरा की रचना बोलेगा तो विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया है। इस काल में की गई थी, जो इतिहास की एक अमूल्य निधि और ज्योतिष के जो है प्रसिद्ध विद्वान भास्कराचार्य ने योग विशेषज्ञ तथा जो न्याय दर्शन पर टीकाएँ लिखे। कल्हन की राष्ट्रंगिनी जो इस काल में लिखी गई यानी प्रमाणिक ऐतिहासिक रचना भी हो जाएगा, ये सब लिखा गया था। अगला है प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य से भी जो हमें इस काल की घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे चंद्रबरदाई हो जाएगा, चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो पृथ्वीराज जो है रासो लिखा गया था। तो चंद्रबरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। और पृथ्वीराज, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के समय की जानकारी प्राप्त होती है। नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित जो है हमीर महाकाव्य, इसको याद रखना है कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन हो जाएगा? तो नयन चंद्र सूरी द्वारा जो है हमीर महाकाव्य से हमें रणथंभौर के राणा हमीर की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार इस काल में मैथिली, बंगला, राजस्थानी, मराठी भाषाओं में भी अनेक ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है। आगे विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्रियों से देख लेते हैं हम लोग को क्या क्या विवरण मिलता है। तो विदेशी यात्री में सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत भ्रमण करने का अनेक ग्रंथ, विवरण पत्रों आदि में सजीव चित्रण जो है किया। उनके द्वारा रचित रचनाओं में वर्णित जानकारियाँ इस काल के इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें से कुछ सल्तनतकालीन यात्रियों के विवरण निम्नलिखित है। देखिए इसमें क्या है, अलबरूनी। सबसे पहले लेखक, विदेशी लेखक अलबरूनी है। अलबरूनी के बारे में देखते हैं। अलबरूनी जो है ये कहाँ के शासक थे? ये ख्वारिज़्म से भारत आया था। वे फारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उन्होंने संस्कृत हो जाएगा, हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन का अध्ययन किया था और उसने अनेक पुस्तक लिखी, जिसमें उसका पुस्तक है तारीख उल हिंद। उसकी ग्रंथ कौन हो जाएगा? तारीख उल जो हिंद हो जाएगा, ये अलबरूनी का लिखा गया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराओं की जानकारी इसी में दी गई है। किसमें दी गई है? ये जानकारी दी गई है आपका तारीखुल हिंद में दिया गया। अगला यात्री आए थे इब्न बतूता। अब इब्न बतूता के बारे में देख लेते हैं। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को यानी अफ्रीका का जो देश है मोरक्को, वहाँ से भारत आए थे। 1333 ईस्वी में भारत आया था। लगभग 8 वर्षों तक भारत में रहने के दौरान उसने भारत में अनेक स्थानों की जो है यात्रा की। भारत में खान पान, रहन सहन, धर्म परंपरा आदि के विषय में बारीक से लिखा है। किसने? इब्न बतूता ने लिखा है। कौन सी पुस्तक में? उसका पुस्तक था रहला। देखिए इसमें इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में
काम करता था। किसके समय काम करता था? MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काम करता था, जिस कारण उसे दरबारी राजनीतिक का भी जो है व्यवहारिक ज्ञान था। इब्न बतूता प्रकृति प्रेमी था, अतः जो है उसने यात्रा वृत्तांत में पशु पक्षियों वनस्पति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अपने ग्रंथ किताबुल जो है रहला, पुस्तक का नाम क्या है? पूरा नाम किताबुल रहला यानी रहला याद रखिए। उसने भारत के विषय में जो है विस्तार से लिखा है। रहला में इब्न बतूता ने क्या लिखा है? भारत के बारे में विस्तार से लिखा है। अगला इसमें है, अब मार्को पोलो जो यात्री आए थे उसके बारे में देख लेते हैं। ये मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीवीय वर्णन किया। वह जो है वेनिस यानी इटली, वेनिस का जो है निवासी था। पांड्य राज्य के दरबार में भारत आया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए जो मार्को पोलो जो भारत आया था ये किसके दरबार में आया था? तो ये आया था आपका पांड्य राज्य के दरबार में आया था। आगे है कि मार्को पोलो को जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इस बात को याद रखना है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मार्को पोलो को कहा जाता है। अगला आए थे कौन? अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक कहाँ से भारत आए थे? ये फारस से भारत आए थे। तो अब्दुल रज्जाक जो है 1442 से 43 ईस्वी में भारत आया था। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक जो शाहरुख था उसी के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपनी यात्रा वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विस्तार जो है इसमें वर्णन किया है। तो अब्दुल रज्जाक के बारे में याद रखना है कि ये जो है फारस से आए थे, 1442 से 43 में भारत आए थे और देवराय द्वितीय के समय में भारत आए थे। और किसका राजदूत बन के ये आए थे? तो जो तैमूर राजवंश के जो शासक शाहरुख थे उसका जो है राजदूत बन के ये भारत आया था। अगला यात्री है निकोलो डी कांटी। तो निकोलो डी कांटी के बारे में देख लेते हैं। निकोलो डी कांटी जो ये इटली ये कहाँ के यात्री थे? ये इटली के जो का रहने वाला था। सन 1420 से 21 ईस्वी में भारत आया था। उसने जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। तो क्वेश्चन आता है, बताइए जो निकोलो जो डी कांटी है ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और किसके समय भारत आया था? ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और उसने जो है ट्रेवलर्स ऑफ निकोलो कांटी नामक पुस्तक का भी रचना किया है। इस यात्रा का वर्णन किया है। उसके जो है वर्णन से तत्कालीन भारतीय समाज के रीति रिवाज रहन सहन आदि में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया। तो इसमें से यही बात याद रखना है, निकोलो डी कांटी जो कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। और किसके समय में भारत आया था? देवराय प्रथम के समय भारत आए थे यानी विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और इसका पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी। अगला है डोमिगो पायस। डोमिगो पायस के बारे में देखते हैं। डोमिगो पायस जो है ये पुर्तगाली यात्री थे। ये कहाँ से आए थे? पुर्तगाली यात्री था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय जो केडी जो रहा है इसी के शासनकाल में प्राचीन जो है हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है। तो याद रखिए डोमिगो पायस जो है ये पुर्तगाल के थे और केडी राय के समय में ये भारत आए थे, विजयनगर साम्राज्य आए थे। अगला है फर्नाओ नूनीज। नूनीज के बारे में देख लेते हैं। नूनीज जो है ये भी पुर्तगाली यात्री थे। ये कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाली यात्री थे। इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। ये इतिहासकार भी था, साथ में जो है यानी इतिहासकार और घोड़ों का व्यापारी था। उन्होंने अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था और विजयनगर में 3 साल बिताए थे। तो याद रखिएगा कि फर्नाओ नूनीज जो है ये पुर्तगाली यात्री थे और ये अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आए थे। उसने विजयनगर के इतिहास विशेषकर शहर की जो है नींव जो है 3 वंशों के शासन के बाद की जो स्थिति एवं दक्कन के सुल्तानों और उड़ीसा के शासकों के साथ विजयनगर के शासकों की लड़ाई का विस्तृत इसमें विवरण मिलता है। इसमें अच्युत देवराय के समय में जो पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था उसने बताया। उसके बाद उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक जो है आपका पहलुओं जो सांस्कृतिक जो पहलू है सांस्कृतिक पहलुओं का भी जो है इसमें यानी पहलुओं में महिलाओं ने जो है यानी पहनावे के साथ साथ राजा की जो है सेवा में महिलाओं की नियुक्ति का भी जो है प्रशंसा इसमें किया गया है। अगला है सल्तनतकालीन जो है पुरातात्विक साक्ष्य। अब सल्तनतकालीन पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? अब इस साक्ष्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सल्तनत जो है काल के इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी होती है। सल्तनतकालीन जो है अनेक इमारत आज भी जो है उस काल के इतिहास को संकेतित करते हैं। जैसे सल्तनतकालीन जो वस्तुशैली भारतीय तथा जो विदेशी शैली का मिश्रण था। इस बात को भी ध्यान रखना है कि जो सल्तनतकालीन जो वस्तुशैली था ये भारतीय साथ साथ जो विदेशी शैली का ये मिश्रण था। भारत में प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने हिंदू
जैन मंदिरों की सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करवाया। जैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम जो है मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कहाँ पे है, मेहरौली दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में आपका है, इसका भी निर्माण करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और अगला इधर है कि उसके बाद कुतुब मीनार जो है इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ये भी जो है आपका दिल्ली के कहाँ पर जाएगा, दिल्ली का आपका मेहरौली में है बनवाया। इसमें जो है यानी ये जो है इमारतें जो है इंडो इस्लामिक यानी वास्तुकला का क्या हो जाएगा, जीवंत उदाहरण है। इसमें क्या मिलता है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जीवंत उदाहरण मिलता है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार बनवाया गया था उसके बारे में कुछ जानकारी दिया हुआ है नोट में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में कुव्वतुल जो है इस्लाम मस्जिद के परिसर में, ठीक है, कहाँ पे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे जो इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक जो है पहुँचा दिया। कालांतर में जो है कुतुब मीनार की मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक किसके द्वारा किया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा, और आपका मेजर जो है आर स्मिथ ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो याद रखिएगा कुतुब मीनार के बारे में, सबसे पहले कुतुब मीनार का नींव रखा किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका नींव रखा गया। उसके बाद है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, 4 मंजिल तक उसको, मतलब 4 मंजिल तक उसे पहुंचाया। उसके बाद जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो इसकी मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया है, और लोदी वंश के जो सिकंदर लोदी है उसने भी करवाया है, और आपका मेजर जो है आर स्मिथ था उसने भी इसकी मरम्मत करवाया। किसका, कुतुब मीनार का करवाया है। अगला है सल्तनत कालीन अन्य जो है इमारतों में बलबन का जो है, यानी बलबन का क्या हो जाएगा, सल्तनत कालीन इमारतों में बलबन का जो लाल महल अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्माण, अलाई दरवाज़ा और मुबारक शाह खिलजी द्वारा राजस्थान के बयाना में बनवाया गया, यानी ऊखा मस्जिद प्रसिद्ध है। इसमें से यही याद रखिएगा कि बलबन का जो है कौन सा महल था, लाल महल, ठीक है ना। सल्तनत कालीन इमारतों में बलबन का लाल महल, और अलाउद्दीन जो खिलजी है इसका, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित था अलाई दरवाज़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस समय में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी द्वारा राजस्थान में बनाया गया खाजा यानी ऊखा मस्जिद प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला है सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतों में तुगलकाबाद का किला, कौन सा हो जाएगा, ये तुगलकाबाद का किला आदि। तो लोदी कालीन इमारतों में सिकंदर लोदी का मकबरा तथा जो है मोट की मस्जिद काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सब क्या हो जाएगा, ये भी सब इमारतें हो जाएगा सल्तनत कालीन। अगला है मुगल कालीन जो प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। अब मुगल कालीन जो है ऐतिहासिक स्रोत में क्या है, तो इसमें देखिए मुगल काल के इतिहास के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक स्रोत की संख्या भी अधिक है और इसमें विविधता भी आपका है। सल्तनत कालीन स्रोत की लगभग सभी श्रेणियां मुगल काल में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की रचनाएं भी मिलती है, जैसे दरबारी इतिहासकारों की जो है रचनाएं, क्षेत्रीय इतिहासकारों से संबंधित रचनाएं आदि मुगल काल में है। पूर्णतः जो है नए श्रेणी यूरोपीय यात्रियों का वृत्तांत के रूप में मुगल कालीन इतिहास लेखन की परंपरा भी सल्तनत काल से भिन्न है। अगला इसमें है कि मुगल कालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत, मुगल कालीन जो इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हो जाएगा साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या हो जाएगा, मुगल काल में अनेक साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है जो इस काल के इतिहास के आधार है। इसका संक्षिप्त वर्णन जो है निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा तुजुक बाबरी में क्या हो जाएगा, आइए तुजुक बाबरी या बाबरनामा जो है इसकी जो है रचना किसके द्वारा किया गया, ये आपका जो है बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसकी जो रचना जो है तुर्की भाषा में किया है। तो इसको याद रखिए, तुजुक बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। इसकी रचना जो बाबर ने आपका तुर्की भाषा में की थी। इस पुस्तक के बारे में जो है 5 मुस्लिम राज्यों जैसे दिल्ली है, बहमनी है, बंगाल है, गुजरात, मालवा तथा 2 हिंदू राज्य कौन कौन है, विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिए तुजुक बाबरी जो है जो बाबरनामा है, इसकी जो बाबरनामा जो है इसमें 5 मुस्लिम राज्यों और 2 जो है हिंदू राज्यों में से एक विजयनगर और आपका मेवाड़, इसके बारे में चर्चा किया है। चूँकि बाबर जो है आपका क्या था, चूँकि बाबर जो है आपका प्रकृति प्रेमी था। क्या था ये, प्रकृति जो है प्रेमी था। अब अतः जो है बाबरनामा में क्या हो जाएगा, भारत की जलवायु का वर्णन भी इसमें मिलता है। लेकिन जो है कहा जाता है कि नदियाँ पहाड़ों के अलावा कुछ इसमें नहीं था। तो बाबरनामा में भारत की जलवायु का वर्णन भी है, लेकिन कहता है कि यहाँ जो है नदियाँ जो है और पहाड़ के अलावा कुछ नहीं था।
उसके बाद बाबरनामा में वह लिखता है कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं है तथा सामाजिक वर्ग के बीच संपर्क नहीं है। ये सब किसमें लिखा गया? ये बाबरनामा में लिखा गया है। बाबरनामा के विषय में जो है लेनपुन के बारे में याद रखिएगा। लेनपुन ने लिखा था, उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखकों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य अब कर रही है। आगे है हुमायूंनामा। इस पुस्तक की रचना जो है, हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में किया था। इसको याद रखना है कि हुमायूंनामा जो पुस्तक है इसकी लेखक कौन हो जाएगा? गुलबदन बेगम हो जाएगा और फारसी भाषा में लिखी गई थी। बाबर और हुमायूं के शासनकाल का जो विवरण इसमें तत्कालीन समाज का उल्लेख इसमें किया गया है। तो याद रखना हुमायूंनामा का लेखक कौन हो जाएगा? आपका गुलबदन बेगम हो जाएगा और इसको लिखा गया फारसी भाषा में। और ये जो है बाबर और हुमायूं के शासनकाल का इसमें विवरण और तत्कालिक समाज का उल्लेख इसमें किया गया है। आगे तारीख शेरशाही। तो तारीख शेरशाही में देखते हैं कि इससे जो शेरशाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों की जानकारी इसमें मिलती है। इसके जो लेखक अब्बास खां शेरवानी तथा फ्रांसियर जो है बर्नियर का एक सुविख्यात फ्रेंच डॉक्टर था। तो कहा जाता है कि जो फ्रांसिस जो बर्नियर था ये क्या था? एक फ्रेंच डॉक्टर था। और उसका जो यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स इन द मुगल अम्पायर। तो क्वेश्चन आएगा, बताइए ट्रेवलर्स इन द मुगल अम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बर्नियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बर्नियर हो जाएगा। उसके बाद है निकोलो मनुची एक इटली जो यात्री था। मनुची मुगल साम्राज्य में घटने वाली अनेक घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी था। उसने स्टोरियो डी जो है मोगोर अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास में सुंदर आपका वर्णन किया है। आगे है कि पुस्तक के प्रथम अध्याय में जो इसका पुस्तक था इसके प्रथम अध्याय में शेरशाह के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है और दूसरा अध्याय में इस्लाम शाह का वर्णन है और तीसरे अध्याय में यानी अंतिम जो है आपका सूर शासक का इसमें वर्णन किया गया है। अगला पुस्तक है तारीख रसीदी जो है, तो याद है कि इसकी रचनाकार कौन हो जाएगी? मिर्ज़ा हैदर दुगलात इसके रचनाकार हो जाएगा। इसमें बाबर के अंतिम दिनों और हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल के बारे में इसमें जानकारी दिया है। किसमें? तारीख रसीदी में दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक मध्य एशिया भारत के इतिहास के जो है बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। 1540 ईस्वी में जो कन्नौज के युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य जो लड़ा गया था उसके बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि बताइए कन्नौज के जो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में, तो ये जानकारी जो है किस पुस्तक में दी गई है? तो ये जानकारी दिया गया है तारीख रसीदी में, जिसका लेखककार कौन हो जाएगा? मिर्ज़ा हैदर दुगलात हो जाएगा। अगला है तारीख फरिश्ता में देखते हैं कि इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा किया गया है। तो याद रखिए कि तारीख जो फरिश्ता इसके रचनाकार हो जाएगा कासिम फरिश्ता के द्वारा किया गया। इस महत्वपूर्ण रचनाओं में बाबर और हुमायूं के शासनकाल की अच्छी जानकारी मिलती है। इसमें भारत के भौगोलिक स्थिति, जलवायु के बारे में भी लिखा गया है। इस पुस्तक में दिया हुआ विवरण संतुलित और सटीक है। तो याद रखिएगा तारीख फरिश्ता इसके लेखक हो जाएगा मोहम्मद कासिम फरिश्ता। तो फरिश्ता के द्वारा ही लिखा गया है और इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल की जो अच्छी जानकारी है उसको इसमें रखा गया है। अगला है कि तबकात अकबरी के बारे में देख लेते हैं। जो तबकात अकबरी है इसकी रचना ख्वाजा निजाम अहमद के द्वारा इसकी रचना किया गया है। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर हुमायूं तथा अकबर से संबंधित विषयों की इसमें चर्चा की गई है। किसमें चर्चा की गई है? तबकात अकबरी में किया गया है। तबकात अकबरी जो है मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से के विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इससे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामग्री के रूप में भी माना जाता है। तो इसमें यही याद रखना है तबकात अकबरी के लेखक कौन हो जाएगा? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। और इसमें जानकारी जो मिलता है हुमायूं और अकबर से संबंधित जो विषयों पर चर्चा इसमें किया गया है। और तबकात अकबरी मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्सों के विषय में जो है व्यापक आपका ज्ञान प्रदान करता है। अगला पुस्तक है अकबरनामा में देख लेते क्या है। अकबरनामा सबसे पहले याद रखना अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएगा? तो अबुल फजल। तो अकबरनामा के लेखक जो है आपका अबुल फजल हो जाएगा। यह फारसी भाषा में रचित मुगलकालीन भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तत्कालीन जो है परिस्थितियों के साथ साथ मनोरंजन के साधनों, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, धर्म आदि के विषय में भी इसमें जानकारी दी गई। किसमें? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा में दिया गया है। आगे है अकबर के शासनकाल के बारे में जानने हेतु सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक रचना है। इसके प्रथम भाग
में जो बाबर हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है और दूसरे भाग में जो है अकबर के शासनकाल के प्रथम जो है यानी 46 वर्षों का वर्णन इसमें किया गया है। जबकि तीसरा भाग जो है आईने अकबरी है, तीसरा भाग आईने अकबरी कहा जाता है, यानी जो है अकबरनामा जो था यानी इसी का जो तीसरा भाग है उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईने अकबरी कहा जाता है, जो अपने समय की जो क्या हो जाएगा अमूल्य धरोहर इसको माना जाता है। अगला जो तुझे के जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। तुझे के जहांगीर क्या है? ये जहांगीर की आत्मकथा है जिसकी जो है रचना को पूरा करने में इसके पूरा करने में तो इसको पूरा करने में यानी जो है मोतमिद खां और बख्शी का जो है भी सहयोग इसमें है। अगला तुझे के जहांगीर में जहांगीर अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के बारे में भी लिखा है। जहांगीर अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या, न्याय अदालत, आयोजित समारोह, राजपूतों और हिंदुओं के साथ उनके व्यवहार, अपनी यात्रा, अपनी सैन्य अभियान और नूरजहां के साथ उसकी शादी के बारे में भी जानकारी दी गई। किसमें? तुझे के जहांगीर में दिया गया है। आगे है कि तुझे के जहांगीर में तत्कालिक जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है यानी सजीवीय इसमें वर्णन इसमें मिलता है। शाहजहां, उसके बाद है शाहजहां कालीन रचना। तो शाहजहां काल के समय में कौन कौन सा रचना था उसके बारे में देख लेते हैं। इस काल में आपका बादशाहनामा, शाहजहांनामा और बादशाहनामा ये सब था किसके समय में? यानी जहांगीर के समय में ये सब शाहजहां के समय में लिखा गया था। शाहजहांनामा है तो बादशाहनामा, शाहजहांनामा और आपका बादशाहनामा ये जो है आपको लिखा गया था। आगे है बादशाह जो है नामा है, इसकी रचना जो है काजी वीनी। शाहजहांनामा की रचना जो है इनायत खां और आपका जो है बादशाहनामा की रचना जो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। तो इसमें से देखिए याद रखिए कि बादशाह जो नामा है इसका रचना कौन किया है? काजवीनी के द्वारा किया गया है। और शाहजहांनामा का रचना किसके द्वारा किया गया? इनायत खां के द्वारा किया गया है। और बादशाहनामा की जो रचना किया गया है ये अब्दुल जो है हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया है। इस तीनों रचनाओं द्वारा जो है शाहजहां कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, साहित्य एवं कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिलती है। आगे है औरंगजेब कालीन रचनाएं। तो औरंगजेब कालीन रचनाएं कौन कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब के काल में मुंतखाब उल लुबाब, क्या नाम है इसका? मुंतखाब उल लुबाब, जो कि खफी खान के द्वारा लिखा गया है। और आलमगीर नामा और मिर्ज़ा मोहम्मद काजमी के द्वारा लिखा गया है। और मासिर ए आलमगीरी, ये सकी मुस्तैद खां और फतवात ए आलमगीरी यानी ईश्वर दास नगर तथा जो है नुस्खा ए दिलकुश भीमसेन आदि के द्वारा इसकी रचना किया गया है। इसके जो इन रचनाओं में औरंगजेब कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक यानी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आगे इसमें है कि मुगलकालीन सभ्यता, जो मुगल काल की सभ्यता थी, मुगलकालीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी साहित्यिक रचनाओं से भी जो है मिलती है। इस काल में सूरदास, याद रखिएगा इसमें सूरदास, इस काल में सूरदास, तुलसीदास और रहीम जो है रसखान आदि के ग्रंथ से तत्कालीन समाज की पर्याप्त क्या हो जाएगा जानकारी इसमें मिलती है। मुगल काल में संस्कृति में भी जो ग्रंथ लिखे गए जिसमें भानु जो है चरित हो जाएगा, रस गंगाधर और गंगा लहरी ये भी हो जाएगा रचना किसके समय में? तो मुगल काल के समय में ये सब संस्कृत ग्रंथ का ये सब जो है संस्कृत में लिखा गया था इन लोगों के द्वारा, जिसमें जो मुगलकालीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। आगे है किसके बारे में? मुगलकालीन यूरोपीय यात्रियों का विवरण। जो मुगल काल के समय में जो यूरोपीय विदेशी यात्री आए थे उसके बारे में है कि यूरोपीय यात्रियों का वृत्तांत अनेक राजनीतिक घटनाओं मुगल दरबार में ऐश्वर्यपूर्ण जो जिंदगी था, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार एवं वाणिज्य आदि पर भी इसमें प्रकाश डाला गया। उसके बाद आगे है जहांगीर के काल में दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के समय में कौन कौन दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री आए थे? एक हो जाएगा आपका यानी हॉकिंस हो जाएगा और आपका टॉमस रो हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जहांगीर के समय दो प्रसिद्ध जो है यूरोपीय यात्री आए थे। कौन कौन? एक हो जाएगा हॉकिंस हो जाएगा, दूसरा टॉमस रो हो जाएगा। हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। ठीक है, तो मनसबदार किसे बनाया जहांगीर ने? तो जहांगीर ने मनसबदार बनाया किसको? हॉकिंस को बनाया था। ठीक है, और हॉकिंस ने अपने यात्रा वृत्तांत में बादशाह के रहन सहन, दरबारी परंपराओं और तत्कालिक जो सामाजिक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। दूसरे यूरोपीय यात्री जो सर टॉमस रो, दूसरे यूरोपीय यात्री कौन थे? टॉमस रो। उसका भारत जो है आने का जो उद्देश्य जहांगीर के साथ व्यापार यानी संबंध स्थापित करना था। ठीक है, उसने जो है अपनी यात्रा वृत्तांत में मुगल साम्राज्य के वैभव का चित्रण किया है। कौन किया? टॉमस रो ने किया, जो बाद में आया था। पहले आया था कौन आया था? पहले आया था हॉपकिंस, उसके बाद टॉमस रो। उसके बाद एक और यात्री आए थे यूरोप का, ट्रेवेनियर। कौन था ये?
ट्रेवर नियर, जो कि 17वीं शताब्दी का जो एक यानी ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी जो ये यात्री था, वह पेशे से क्या था, जौहरी था, मतलब हीरा जवाहरात का व्यापारी था ये, और शाहजहाँ के काल में भारत आया था। तो इसको भी याद रखिए, ट्रेवर नियर जो किसके समय भारत आया था, शाहजहाँ के समय भारत आया था, और उसका यात्रा वृत्तांत में 17वीं शताब्दी के मुगल इतिहास की जो है पर्याप्त जानकारी इसमें मिलती है। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर एक जो है फ्रेंच डॉक्टर था, उसका यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स इन द मुगल अम्पायर, जो ऊपर में भी इसके बारे में देखे हैं, मुगल अम्पायर। आगे है निकोलो मनुची। निकोलो जो है मनुची, ये इटालवी, मतलब ये कहाँ का यात्री था, ये जो यात्री था आपका इतालवी था, इटली का ये यात्री था। मनुची मुगल साम्राज्य में घटने वाले अनेक घटनाओं का जो प्रत्यक्षदर्शी आपका है था। उसने स्टोरियो डी मोगोर अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का सुंदर वर्णन किया था। याद रखिएगा, स्टोरियो डी मोगोर बोलेगा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा निकोलो मनुची हो जाएगा। आगे दिया है मुगलकालीन जो है पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, आगे है मुगलकालीन पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए मुगलकालीन जो है पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है, मुगलकालीन जो इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी जो है पुरातात्विक स्रोतों से भी आपको मिलता है। इस काल में स्थापत्य कला तथा चित्रकला का चरम विकास हुआ। इस काल में अनेक किले, स्मारक, महलों और मकबरों आदि का निर्माण इसमें हुआ था। इस काल के प्रमुख इमारतों में शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर का सिकरी का किला और एतमादुद्दौला का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद, ये सब जमा मस्जिद, ये सब क्या हो जाएगा, प्रमुख मुगलकालीन पुरातात्विक साक्ष्य है ये। आगे है, आइए देख लेते हैं मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उनके रचनाकार कौन कौन है। इसमें से देखिए पहला है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद का लेखक कौन हो जाएगा, तो अलबरूनी हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें भारत के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक के विस्तृत विवरण के साथ साथ यहाँ के विज्ञान का भी जो इसमें विस्तृत व्याख्या किया गया है। किसमें किया गया है, किताबुल हिंद में किया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, अलबरूनी है। अगला है राजतंगी। राजतंगी के लेखक कौन हो जाएगा, कलन हो जाएगा। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। आगे है तबकात नासरी, इसका लेखक हो जाएगा मिनहाजुल सिराज हो जाएगा। इसमें जो है इस रचना में इस्लाम के उद्देश्यों से पूर्व काल के पैगम्बरों का वर्णन और मुसलमान का इतिहास इसमें मिलता है। किसमें, तबकात नासरी में मिलता है। आगे है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। इसमें बलबन के सत्ता के अनेक जो है सत्ता के आने का आरंभ होने की घटना का इसमें विवरण दिया गया है। आगे है खजाइन उल फतूत। खजाइन उल फतूत के लेखक हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में इसमें जानकारी दी गई है। उसका तुगलकनामा हो जाएगा, इसका लेखक हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा। तुगलक वंश के बारे में जानकारी दिया गया है। और नासी पहर जो है, नूसी पहर, इसका भी लेखक अमीर खुसरो हो जाएगा। इसका लेखक कौन हो जाएगा, नूसी पहर का भी लेखक का अमीर खुसरो हो जाएगा। आगे है फतूत उल सलातीन। फतूह उल सलातीन, इसका लेखक हो जाएगा आपका ईसामी हो जाएगा। उसके बाद फतवाते आपका जहांदरी, इसका लेखक जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। सल्तनतकालीन राजनीतिक दर्शन के बारे में इसमें जानकारी है। किताबुल रहला, इसका लेखक हो जाएगा इब्न बतूता, जो मोरक्को के यात्री थे। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन और प्रशासन, सामाजिक जीवन आदि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। आगे है तारीख शेरशाही। इसमें अब्बास खान शेरवानी ने इसको लिखा था और इसमें अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई शेरशाह के शासनकाल और प्रशासन की जो है जानकारी इसमें दिया गया है। आगे है अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। ये 3 भाग में है, ठीक है। प्रथम भाग में क्या हो जाएगा, अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास, और दूसरे भाग में हो जाए अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। और तीसरा जो भाग है ये आईने अकबरी कहलाता है। तीसरा भाग क्या कहलाता है, आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर द्वारा जो है प्रतिपादित शासन जो प्रणाली, कानून, नियम आदि के बारे में जानकारी दिया गया है। आगे है पादशाहनामा। पादशाहनामा जो है इसका लेखक हो जाएगा मोहम्मद हमीद काजीवीनी, अब्दुल हामिद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस, ये सब इसका लेखक हो जाएगा। इसमें शाहजहाँ के काल का इतिहास के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। आगे है कि नुस्खा-ए दिलकुश। नुस्खा-ए दिलकुश के लेखक कौन हो जाएगा, भीमसेन हो जाएगा। याद रखिएगा, नुस्खा-ए दिलकुश के लेखक हो जाएगा भीमसेन हो जाएगा। इसमें औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन जो है मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन है, बताइए औरंगजेब कालीन जो है दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन जो है मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख किसमें किया गया है, तो नुस्खा-ए दिलकुश में किया गया, जिसका लेखक कौन है, भीमसेन हो जाएगा। आगे है बल्लाल चरित।
जो बल्लाल चरित है इसका लेखक हो जाएगा आनंद भट्ट हो जाएगा। इसमें जो बंगाल के शासक जो था सेन वंश, बंगाल के शासक जो है सेन वंश का बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। अगला पृथ्वीराज रासो ये, इसका लेखक चंद्रबरदाई हो जाएगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन और संयोगिता संघ और उनके जो है प्रेम का वर्णन है, एवं मोहम्मद गौरी द्वारा उनको बंदी बनाकर गजनी ले जाने तथा यानी शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गौरी को मारने का भी इसमें वर्णन है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। आगे के ख्वाजा मतलब ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने चिंतामणि भट्टा द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्ती का फारसी जो अनुवाद करवाया गया था इसका नाम रखा गया तूती नामा रखा गया था। तो याद रखेगा तूती नामा रखा गया था। आगे आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित में से किसने चरितामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ यानी शुक्ल सप्ती का फारसी में अनुवाद जो है कर उसका नाम जो है तूतीनाम रखा। अभी जस्ट पढ़े थे, कौन सा हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा ख्वाजा जो है जियाउद्दीन नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी के द्वारा जो है इसका नाम लिख करके जो है इसको किसमें किया गया? इसमें इसका नाम लिख के तूती नामा किया गया। आगे है अगला क्वेश्चन है फवायजुल फवाद नामक पुस्तक के लेखक नियामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था। तो इसका संकलन जो है किसके द्वारा किया गया है? इसका संकलन जो किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो अमीर हसन सिज्जी। तो अमीर हसन जो है सिज्जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अमीर हसन सिज्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। आगे है निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको जो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपका यानी जो है किताबुल हिंद हो जाएगा, जो कि अलबूनी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आ जाएगा पृथ्वीराज रासो आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा कौन? तबकात नासरी आ जाएगा। उसके बाद फतवात जहादरी आ जाएगा लास्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किताबुल यानी जो है नवरस, किताबुल जो नवरस है नामक पुस्तक के लेखक कौन था? किताबुल नवरस जो है पुस्तक का लेखक हो जाएगा कौन हो जाएगा? लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित जो में से फिर इसको कौन से सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है देखिए इसमें तबकात नासरी के लेखक कौन हो जाएगा? मिनहाज सिराज हो जाएगा। और तारीख फिरोज़शाही का भी हो जाएगा शम्स ए सिराज अफीफ हो जाएगा। तुगलक नामा का लेखक बोलेगा तो कौन हो जाएगा? तुगलक नामा यहाँ दिया हुआ इब्न बतूता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और हुमायूं नामक लेखक गुलबदन बेगम हो जाएगा। आगे है तो इसका आंसर जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे है कि फिर मिलान करना है कौन सा नहीं सम्मिलित है? यात्री है और देश है। तो इसमें से सम्मिलित करना है कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल आपका सही है, मोरक्को का यात्री था। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही है, ये भी इटली का था। अब्दुल रज्जाक जो है तुर्की का था, तो ये गलत हो जाए। अब्दुल रज्जाक तुर्की का नहीं था, ये कहाँ का था? ये अब्दुल रज्जाक जो है हो जाएगा ये फारस का था। कहाँ का था? ये फारस का था ये। उसके बाद नूनीद जो है पुर्तगाल का, तो ये भी सही है, तो यही सम्मिलित आपका नहीं है। आगे है तबकात अकबरी, जिसे जो कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, इसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो लिखा गया है तबकात अकबरी, तो ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा? नियामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखे गए। किसके द्वारा? नियामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। आगे है कि भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो तुर्कों को माना जाता है। आगे है प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जो है जाना जा सकता है। इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मुख्य कारण हो जाएगा आपका साहित्यिक स्रोत की उपलब्धता। क्या हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत की उपलब्धता हो जाएगा। आगे अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास जो है किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? अरबों द्वारा जो है यानी सिंध विजय का विवरण जो किसमें मिलता है? चचनामा में मिलता है। आगे है कि तबकात नासरी, जिसमें मोहम्मद गौरी की जो भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 तक के इतिहास मिलता है, का लेखक कौन हो जाएगा? तो तबकात नासरी का लेखक हो जाएगा मिनहाजुस सिराज हो जाएगा। आगे है तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म और आपका जो है आंखों देखा सजीवीय वर्णन किया गया है। तो किसमें किया गया है? तारीख उल हिंद के बारे में बात कर रहा है। तारीख उल हिंद के लेखक कौन हो जाएगा? अल-बिरूनी हो जाएगा। तो अल-बिरूनी हो जाएगा। आगे फिर देखना है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था,
उसने जो है किस पुस्तक की रचना की, तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो यही लिखा था ना, रहला लिखा था। आगे है किसकी आत्मकथा के बारे में, इतिहासकार लैनपून। कौन है, इतिहासकार लैनपून ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखकों में से एक है जो समस्त इन युगों में बहुमूल्य रही है। तो ये बाबर के बारे में बात कर रहा है, जो बाबरनामा है उसके बारे में बता रहा है। आगे है हुमायूंनामा किसकी रचना है, हुमायूंनामा लेकर किसका हो जाएगा, गुलबदन बेगम का हो जाएगा। आगे पातशाहनामा, पातशाह जो नामा है, पातशाह नामा में किस मुग़ल सम्राट के बारे में, राजनीतिक सामाजिक जीवनी के बारे में जानकारी मिलता है, तो ये हो जाएगा शाहजहाँ के समय का हो जाएगा। किसके समय का हो जाएगा, शाहजहाँ के समय में इसमें जानकारी मिलती है। आगे है कि फिर इसमें दिया हुआ आपका ग्रंथ है, लेखक है, फिर इसमें क्या करना है, इसमें से जो है कौन सा सही उत्तर मिलान, किताबुल हिंद हो जाएगा आपका, इब्न बतूता, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। रहला हो जाएगा अलगुनी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हुमायूंनामा लाहौरी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से मिलान करना है, तो मिलान करना है तो किताबुल हिंद का कौन हो जाएगा आपका, किताबुल हिंद का हो जाएगा अलगुनी हो जाएगा, रहला का हो जाएगा आपका इब्न बतूता हो जाएगा। ठीक है, इसमें से देखिए उसके बाद इब्न बतूता हो जाएगा, और हुमायूंनामा का कौन है, गुलबदन बेगम हो जाएगा। तो गुलबदन बेगम हो जाएगा, तो गुलबदन बेगम ये आपका हो जाएगा सी का 4। तो सी का 4 किस में है, तो हो जाएगा 15 नंबर का, कितना हो जाएगा, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। इसका देखिए फिर से देख लेते हैं, ये किताबुल हिंद का लेखक हो जाएगा आपका अलबरूनी हो जाएगा। ठीक है, उसका रहला का हो जाएगा इब्न बतूता, पातशाहनामा का हो जाएगा लाहौरी, बस यही मिल जाएगा। आगे है फिर इसमें दिया हुआ है आपका, फिर जो है मिलान करना है। ठीक है, इसमें से देखिए आपका क्या है, यानी जो है यानी अब्दुल वहीद बिलग्राम, तो अब्दुल वहीद बिलग्राम का लेखक ये हो जाएगा हक़ाइक़ हिंद हो जाएगा। उसके बाद नक्शबी का हो जाएगा कोक शास्त्र हो जाएगा, औरंगजेब का हो जाएगा फतवा ए आलमगीरी हो जाएगा, गुलबदन बेगम का मायना जन्म का 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक था आज, इसके लिए